जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को दिल दहला देने वाले आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस हमले में 28 बेगुनाह लोगों की जान चली गई। पीएम मोदी ने स्पष्ट कहा है कि पहलगाम में हुआ ये हमला आतंक के सरपरस्तों की हताशा को दिखाता है, उनकी कायरता को दिखाता है। पीएम मोदी ने साफ कर दिया है कि इस घटना को अंजाम देने वाले दुश्मनों का बहुत बुरा हाल होगा। मोदी सरकार पाकिस्तान के खिलाफ लगातार कड़े और बड़े फैसले ले रही है ताकि दुश्मन देश को दंडित किया जा सके। पीएम मोदी जिस तरह से दुश्मनों पर हमले कर रहे हैं, उससे साफ है कि वो कुछ बड़ा करने की प्लानिंग कर रहे हैं। वहीं भारतीय सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीएसडी जनरल अनिल चौहान ने नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर उनसे मुलाकात की है। मतलब पाकिस्तान को करारा जवाब देने की तैयारी चल रही है। वहीं दूसरी तरफ देश के भीतर भी सफाई अभियान शुरू है। कुछ लोग भारत में रहकर भी पाकिस्तान और आतंकवाद का समर्थन कर रहे हैं। ऐसा मामला असम से सामने आया है, जहां कुछ लोगों ने फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान समर्थक पोस्ट किए थे। इस पोस्ट के जवाब में असम प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है। असम पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसको लेकर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान समर्थक रुख अपनाने के आरोप में राज्य में एक और व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जिससे राज्य में इस तरह के मामलों में गिरफ्तार लोगों की संख्या 9 हो गई है। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर ने एक बार फिर विवाद खड़ा कर दिया है। मणिशंकर अय्यर ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर कहा है कि साल 1947 में भारत का बंटवारा मूल्यों और राष्ट्रवाद की अलग अलग व्याख्याओं की वजह से हुआ था और आज भी हम उसी के नतीजों को भुगत रहे हैं। क्या पहलगाम की त्रासदी उसी बंटवारे के अधूरे सवालों की छाया नहीं है? दर्शकों, जब पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता दिखा रहा है, तब बंटवारे की बातें करना क्या जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा नहीं है? वहीं पाकिस्तानी मीडिया में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के बयान को लेकर काफी चर्चा हो रही है। सिद्धारमैया के बयान के बाद पाकिस्तानी मीडिया ने उनकी टिप्पणियों को एक अलग एंगल दे दिया है और इसे भारत के भीतर से युद्ध के खिलाफ आवाज बताया है। दरअसल सिद्धारमैया ने कहा था कि इस समय पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध छेड़ने की जरूरत नहीं है। वहीं हमेशा मोदी सरकार के विरोध में खड़े रहने वाले कपिल सिब्बल अब भी मोदी सरकार के साथ हैं और संसद की विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रहे हैं ताकि ये संदेश जाए कि देश एकजुट है। आप दर्शक क्या सोचते हैं? क्या भारत को पाकिस्तान पर स्ट्राइक करना चाहिए? कमेंट में जरूर बताइए। वहीं इस खबर में आगे आपको ये भी बताएंगे कि कैसे राहुल गांधी मुश्किल में फंस गए हैं। इसके अलावा दूसरे खबरों के बारे में भी बात करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। मोदी सरकार पहलगाम में हुए हमले को लेकर पूरी तरह से सचेत है कि कोई भी आरोपी इस बर्बरता के पीछे है तो वो बच ना पाए, फिर चाहे वो हिंदुस्तान की धरती पर हो या सीमा पार बैठकर भारत में आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश में संलिप्त हो। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले में पाकिस्तानी कनेक्शन आने के बाद पड़ोसी देश में हड़कंप मचा हुआ है। मोदी सरकार पाकिस्तान के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है, जिसका असर अब दिखने लगा है। पड़ोसी मुल्क के नेता काफी घबराए हुए हैं। यही वजह है कि वो आजकल बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। ताजा मामला पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के पूर्व मुख्यमंत्री नम सेठी से जुड़ा हुआ है। उन्होंने भारत के एक्शन पर रिएक्शन दिया। नजम सेठी ने गीदड़ भभकी देते हुए कहा कि पाकिस्तान भारत पर परमाणु बम गिरा सकता है, लेकिन पीएम मोदी ने बड़ा ऐलान कर दिया। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 121वें एपिसोड में देश को संबोधित करते हुए कहा है कि पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले से पूरा देश दुखी है। आतंकी हमले की तस्वीरें देखकर हर भारतीय का खून खौल उठा है। यह हमला आतंकियों की कायरता को दिखाता है। कश्मीर में शांति लौट रही थी, निर्माण कार्यों में गति आई थी। पीएम मोदी ने कहा है कि आतंकी और आतंक के आका चाहते हैं कि कश्मीर फिर से तबाह हो जाए और इसीलिए इतनी बड़ी साजिश को अंजाम दिया है। आतंकवाद के खिलाफ इस युद्ध में देश की एकता, 140 करोड़ भारतीयों की एकजुटता हमारी सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने आगे कहा कि पर्यटकों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हो रही थी, लोगों की कमाई बढ़ रही थी, युवाओं के लिए नए अवसर तैयार हो रहे थे। देश के दुश्मनों को, जम्मू कश्मीर के दुश्मनों को ये रास नहीं आया। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंप दी है। गृह मंत्रालय ने इस संबंध में आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया है। अब एनआईए इस मामले में औपचारिक रूप से केस दर्ज करके विस्तृत जांच करेगी।
वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा है कि पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में आतंकवाद को संरक्षण देने वालों की हताशा को दर्शाता है, उनकी कायरता को दिखाता है। ऐसे समय में जब कश्मीर में शांति लौट रही थी, स्कूल कॉलेजों में रौनक थी, लोकतंत्र मजबूत हो रहा था, पर्यटन बढ़ रहा था और युवाओं के लिए नए अवसर पैदा हो रहे थे, लेकिन जम्मू कश्मीर और देश के दुश्मनों को ये रास नहीं आया। आतंकवादी एक बार फिर कश्मीर को तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं इस घटना के बाद कश्मीर के सुरक्षा बलों का एक्शन भी जारी है। आतंकियों को ठिकाने तलाश कर उनको घर में गिरा गिरा कर मारा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह ने उमर अब्दुल्ला सरकार से समर्थन वापस लेने की भी बात कही थी। लक्ष्मण सिंह ने उमर अब्दुल्ला को आतंकियों का समर्थक बताया। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी पर भी सवाल उठाए थे। राहुल गांधी को लेकर कहा था कि वो सोच समझकर ऐसे मुद्दों पर बयान दें। वहीं जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने माना है कि पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद पर्यटकों में डर और चिंता की भावना है। उमर अब्दुल्ला ने पर्यटकों से शांत रहने और कश्मीर से दूर नहीं होने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि इस समय उनका जाना उन लोगों के इरादों को पूरा करेगा जो इस हमले के पीछे हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जो लोग इस आतंकी घटना को हिंदू मुस्लिम का रंग देना चाहते हैं, उन्हें याद रखना चाहिए कि मरने वालों में एक मुसलमान भी था जिसने टूरिस्टों को बचाने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की थी। दर्शकों, एक तरफ तो पीएम मोदी ने ऐलान किया है कि हम दुश्मनों को छोड़ेंगे नहीं, वहीं पाकिस्तान पर कार्रवाई भी हो रही है, लेकिन इस बीच एनसीपी-एसपी के प्रमुख शरद पवार ने पहलगाम आतंकवादी हमले और पाकिस्तान पर भारत की तरफ से लिए गए एक्शन पर कुछ बातें कही। शरद ने कहा कि आज हम ऐसे फैसले लेते हैं, कल पाकिस्तान भी ऐसे फैसले लेगा। अगर आप ये फैसले लेते हैं कि उनके विमान हमारे इलाके में प्रवेश नहीं करेंगे, तो वो भी यही फैसला लेंगे कि हमारे विमान उनके क्षेत्र में प्रवेश नहीं करेंगे। समझने वाली बात है कि भारत का पीछे हटने के मूड में नहीं है। इस बार ऐसा पलटवार होगा जिसके बाद पाकिस्तान ऐसी गलती करने से पहले 10 बार सोचेगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। राहुल गांधी हमेशा मोदी सरकार और बीजेपी पर सवाल उठाते रहे हैं, नफरत की राजनीति करने का आरोप लगाते रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी अब खुद फंसते जा रहे हैं। कोर्ट ने राहुल गांधी की चिंता बढ़ा दी है। राहुल गांधी खुद अपने कामों की वजह से कोर्ट के चक्कर में फंस रहे हैं, लेकिन बीजेपी से तिल मिलाए हुए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पहलगाम जैसे घटना के बीच फिर से ओछी राजनीति शुरू कर दी। जहां एक तरफ पूरा देश गम के माहौल में है, तो वहीं राहुल गांधी की चौचक राजनीति को कुंठा से ग्रसित है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि देश के भीतर सत्ता विपक्ष को सुनती नहीं है, तो हाल ही में पहलगाम हमले पर हुई सर्वदलीय बैठक क्या थी? राहुल गांधी बिना सोचे समझे माहौल को बिना भापे जवाब देने में सक्षम है। उनको सिर्फ इस बात से मतलब है कि उनकी राजनीति चलती रहे, वो देश में एक फेक नैरेटिव सेट करते रहे। समझने वाली बात तो यह है कि राहुल गांधी पूरे विपक्ष को वैचारिक रूप से खोखला कर रहे हैं। कांग्रेस तो पहले ही सैद्धांतिक रूप से खोखली हो चुकी है। गांधी के पास से कोई विजन नहीं दिखा पहलगाम जैसे आतंकवादी हमले को रोकने का, तो वो बस मोदी सरकार को कोसने में ही व्यस्त दिखे। हाल ही में राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने तगड़ी फटकार लगाई थी और कहा था कि जब ज्ञान ना हुआ करे तो कुछ बोला भी मत करो। समझने वाली बात यह है कि राहुल गांधी सिर्फ लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, जिसको लेकर के समय पर उनकी फजीहत होती रहती है। वीर सावरकर पर टिप्पणी मामले में राहुल गांधी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। अब पुणे की एक एमपी एमएलए अदालत ने वीर सावरकर के एक रिश्तेदार द्वारा दायर मानहानि के मामले में लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष को तलब किया है। अदालत ने राहुल गांधी को 9 मई 2025 को अदालत में पेश होने के लिए आदेश दिया है। आपको बता दें, राहुल गांधी के खिलाफ यह मामला तब दर्ज किया गया था जब उन्होंने लंदन की अपनी यात्रा के दौरान वीर सावरकर के बारे में एक बयान दिया था, जिसके बाद विनायक दामोदर सावरकर के पोते सत्यकी सावरकर ने इस मामले में अदालत का रुख किया था। उन्होंने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने बीते कई सालों में लगातार कई मौकों पर सावरकर को बदनाम किया है। राहुल गांधी इस बार चौतरफा घिर गए। सुप्रीम कोर्ट के बाद देश की दूसरी अदालतों से उन्हें बुलावा आ चुका है, जिसके बाद राहुल गांधी बीजेपी और आरएसएस पर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। कोर्ट से बुरी खबर आने के बाद गांधी ने हैदराबाद में भारत शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि कुछ साल पहले कांग्रेस पार्टी खुद को पूरी तरह से फंसा और अलग थलग महसूस कर रही थी। उन्होंने कहा कि नई राजनीति जो आक्रामक है और जहां विपक्ष से संवाद नहीं बल्कि उसे कुचलने का प्रयास होता है, उसने हमारे सभी रास्ते बंद कर दिए। मीडिया और माहौल दोनों में हमें स्वतंत्र रूप से काम करने की अनुमति नहीं दी।
राहुल गांधी ने कहा कि आज के आक्रामक राजनीतिक माहौल में विपक्ष को कुचलने और मीडिया को कमजोर करने का लक्ष्य है। गांधी ने यह भी बताया कि इस स्थिति में कांग्रेस ने अपने इतिहास में झांका और कन्याकुमारी से कश्मीर तक की भारत जोड़ो यात्रा निकालने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से मैंने दो बातें सीखी। पहली, हमारे विरोधियों के पास गुस्सा, डर और नफरत का एकाधिकार है। हम उनसे इस मैदान पर कभी मुकाबला नहीं कर सकते। वो गुस्से, डर और नफरत में हमें हर बार हरा देंगे। राहुल गांधी ने कहा कि इस यात्रा ने दूसरी बात ये सिखाई कि राजनीति में लोगों के प्रति प्रेम व्यक्त करना कितना महत्वपूर्ण है। दर्शकों, राहुल गांधी मोदी सरकार पर विपक्ष को कुचलने का आरोप लगाते हैं, लेकिन पहलगाम पर मोदी सरकार ने सभी दलों के साथ बैठक कर उन्हें भी भरोसे में लिया है। वहीं राहुल गांधी जिस तरह से वीर सावरकर जैसे स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान करते हैं, उसके लिए उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने फटकार भी लगाई। शीर्ष अदालत ने कहा है कि राहुल गांधी स्वतंत्रता सेनानियों को लेकर गैर जिम्मेदाराना बयान ना दे। राहुल गांधी सब कुछ करके देख चुके हैं, लेकिन फिर भी उनकी सियासी लॉन्चिंग नहीं हो पा रही। देश इस वक्त पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर पाकिस्तान से बदले की मांग कर रहा है। मोदी सरकार भी पाकिस्तान को करारा जवाब दे रही है। पहलगाम में हुए दिल दहला देने वाले नरसंहार हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया है। वहीं इस बीच बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को ऐसा दर्द दिया है जिसके बाद पार्टी के नेता तिलमिलाए हुए हैं और काफी तकलीफ में नजर आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने कभी पीएम मोदी को चैलेंज दिया था कि मोदी जी आप मुझे दिल्ली में इस जंग में तो नहीं हरा सकते हैं, वो अब कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल अब पंजाब का किला बचाने में लगे हुए हैं कि कहीं दिल्ली की तरह पंजाब में भी साफ न हो जाए। वहीं दिल्ली के भीतर आप इतनी बुरी तरह से विफल हो चुकी है कि अब हार के डर से अपने उम्मीदवार भी नहीं उतार रहे हैं। दर्शकों, आप पार्टी के अंदर नैतिकता की बिल्कुल शक्ति नहीं बची है कि वो नैतिकता के आधार पर ही चुनाव लड़े और सांकेतिक और लोकतांत्रिक विरोध जाहिर करें। वो तो अब बेबस नजर आ रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी की ताकत देख अरविंद केजरीवाल इतने घबरा गए हैं कि वो पूरी तरह से दिल्ली से मुंह मोड़ चुके हैं। वो अब सिर्फ पंजाब पर जोर आजमाइश कर रहे हैं, यानी कि पंजाब से ही उन्हें फायदा है, दिल्ली तो अब बस उनके लिए बेगानी है। लेकिन इस बार बीजेपी ने ऐसा खेल किया है कि आप में खलबली मच गई है। दर्शकों, अन्ना आंदोलन के बाद आम आदमी बनकर दिल्ली वालों को अपने झांसे में लेने वाली आम आदमी पार्टी का दिल्ली से पूरी तरह से सफाया हो गया है। लोकसभा चुनाव और उसके बाद विधानसभा चुनाव हारने के बाद अब नगर निगम की सत्ता भी आम आदमी पार्टी के हाथ से चली गई है। दिल्ली एमसीडी मेयर इलेक्शन में बीजेपी ने बाजी मार ली है। राजा इकबाल सिंह दिल्ली के नए महापौर बन गए हैं। इस चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार को 133 वोट मिले। वही एमसीडी में करारी हार के बाद आम आदमी पार्टी के नेता झल्लाए हुए हैं। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि अब कोई बहाना नहीं चलेगा, काम करके दिखाना पड़ेगा। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि तमाम हथकंडे और जोड़ तोड़ के बाद भी 250 पार्षदों की एमसीडी में बीजेपी के पास 117 पार्षद ही हैं। 238 पार्षदों के हाउस में भी बहुमत 120 का बनता है। बीजेपी जान ले 4 इंजन की सरकार में कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी, अब तो काम करके दिखाना पड़ेगा। जनता 1 महीने में जान जाएगी। वहीं पार्टी को लगातार मिल रही हार से तिलमिलाए संजय सिंह बीजेपी के खिलाफ सोशल मीडिया को हथियार बनाने की बात कर रहे हैं। संजय सिंह ने पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहा है कि आज का समय डिजिटल क्रांति का है। सोशल मीडिया हमारे लिए एक सशक्त हथियार है जिसके माध्यम से हम झूठ का पर्दाफाश कर सकते हैं और सच्चाई को जन जन तक पहुंचा सकते हैं। आप सभी सोशल मीडिया वॉरियर्स हमारे संगठन की रीढ़ हैं। बीजेपी का आईटी सेल सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार नफरती एजेंडा फैला रही है। ऐसे में हमें लोगों को सही बात से अवगत कराना है। संजय सिंह ने ये बातें आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित सोशल मीडिया वॉरियर्स मीट 2025 के कार्यक्रम में कही। वहीं इस कार्यक्रम में शामिल हुए आम आदमी पार्टी के नेता दिलीप पांडे ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की धर्म, जाति और नफरत की फेक राजनीति को जड़ से उखाड़ने के लिए सोशल मीडिया सबसे महत्वपूर्ण है। वहीं आप पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत सिंह ने कहा कि जिले स्तर से लेकर विधानसभा, ब्लॉक और बूथ स्तर तक सोशल मीडिया का संगठन बनाकर तानाशाह बीजेपी की सरकार की झूठ और गलत नीतियों का पर्दाफाश करना है। दर्शकों, बीजेपी हिंदुत्व की बात करती है तो इन्हें तकलीफ होती है। ये लोग वोट बैंक के लिए तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, वो ठीक है, और बीजेपी पर नफरत फैलाने का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन जनता अब जागरूक हो चुकी है, इसलिए तो आप पार्टी दिल्ली से पूरी तरह से साफ हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें